मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती हैं। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? इन वस्तुओं को खरीदने के लिए मनुष्य के पास पैसे होने चाहिए। इन वस्तुओं को हम कहाँ से खरीदते हैं? इन वस्तुओं को हम बाजार से खरीदते हैं। बाजार से क्या आता है? बाजार से हम क्या समझते हैं? बच्चों, आज हम बाजार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब ये बताइए, हम वस्तुएं किससे खरीदते हैं? हम वस्तुएं दुकानदार से खरीदते हैं। हम वस्तु के बदले दुकानदार को क्या देते हैं? हम वस्तु के बदले दुकानदार को पैसे देते हैं। पैसे देते हैं। ठीक है, शाबाश। अब हम पढ़ते हैं बाजार के बारे में। बाजार का अर्थ अगर हम देखें तो हम किससे समझते हैं कि मंडी से है। बाजार का अर्थ मंडी से, जहाँ पर हमारे रोजमर्रा के जीने का सामान मिलता है, जैसे दाल, चावल, सब्जियां हो गई, जो हम रोजाना जाकर बाजार से खरीदते हैं। मगर अगर हम इसे और व्यापक तरीके से देखते हैं तो बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर बिना किसी दबाव के जाकर अपना सामान खरीदते हैं। ठीक है, बाजार क्या है? वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तु का लेन देन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाजार। जहाँ पे हम खुद दुकानदार जाते हैं तब हम सामान लेते हैं। जैसे कि अगर हम आजकल तो जैसे ऑनलाइन का जमाना हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऐप्स आते हैं कई तरीके के मोबाइल्स में, तो हम क्या करते हैं, जब हमें बाहर नहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर देकर खरीदते हैं। जैसे हमें टीवी खरीदना हुआ, फ्रिज खरीदना हुआ, तो हम मोबाइल से ही ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, जितने दिन का वो समय बताती है, उस दिन के बाद वो हमारे घर पर खुद ही पहुंच जाता है। अर्थात हम वहाँ पर भौतिक रूप से तो उपस्थित नहीं थे, परंतु हमने वो सामान मंगवा लिया, फिर भी वो मार्केट कहलाएगी कि हमने उसको ऑनलाइन ही मंगवाया है। और बाजार क्या होता है? बाजार वो जहाँ से हम खुद जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है कि किसी ने कुछ कहा है तब लेकर हम अपनी मर्जी से जाते हैं और बिना किसी दबाव के सामान को लेकर आते हैं। तो बाजार क्या है हमारा? क्या समझते हैं बाजार से? जहाँ पर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, बाजार क्या है? जहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है। बाजार कहलाता है। ठीक है, क्रय विक्रय की प्रक्रिया किसके बीच होती है? क्रय विक्रय की प्रक्रिया ग्राहक और दुकानदार के बीच होती है। हाँ, ग्राहक और दुकान, या फिर हम कह सकते हैं क्रेता या विक्रेता के बीच में यस होती है। मैम। बहुत अच्छे पढ़ेंगे। बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला आ जाता है, बाजार का वर्गीकरण है वो होता है 3 भागों में। पहला हो जाता है हमारा क्षेत्रीय बाजार। क्या होता है? क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय बाजार। तीसरा हमारा आ जाता है, कोई बता सकता है? तीसरा आ जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार। वर्गीकरण में हमारा पहला कौन सा है? क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार वो होता है जो हम एक क्षेत्र में ही रहकर
क्षेत्रीय बाजार। अब जैसे कि कोई लद्दाख में है या फिर कोई राजस्थान में है, वहाँ की अगर किसी को वहाँ के बनावटी कपड़े या वहाँ की जिस तरह से कढ़ाई करी जाती है कपड़ों में, जिस तरीके से कपड़ों का काम होता है वहाँ पे, अगर उस तरीके के कपड़े चाहिए तो क्या आपको सब कहीं मिल जाएंगे? आप राजस्थान में रह रहे हैं तो क्या आप वहाँ उस तरह के कपड़े आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो मिलेंगे? आप नो नहीं मैम। मिलेंगे। अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो अगर आपको कोई भी वहाँ का सामान चाहिए तो आप वहीं से खरीदेंगे, दूसरे स्थान पर तो जाएंगे नहीं। तो वो कहलाता है हमारा क्षेत्रीय बाजार, अर्थात जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, हम वहीं पे जाकर उस चीज को खरीदते हैं। हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रीय बाजार। अब दूसरा है हमारा राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार से हम नाम से ही इसको जान सकते हैं कि राष्ट्रीय बाजार जो हमारे राष्ट्र के अंदर ही हो रहा है हमारा। जैसे कि अगर असम में हो गया, असम में हमारा सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? चाय पत्ती का उत्पादन होता है। अब चाय पत्ती का उत्पादन वहाँ हो रहा है और किसी और गुजरात में है, वहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर उन चीज़ों का उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है। वहाँ पर क्या है? सिर्फ रेतीला मैदान है, रेतीला है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ चाय पत्ती का तो उत्पादन नहीं हो सकता। तो क्या होता है, वहाँ अगर असम में चाय पत्ती का उत्पादन हो रहा है तो जो उत्पादन राजस्थान में हो रहा है उसका सामान वो उससे ले लेगा, और अगर असम में चाय पत्ती हो रही है तो वो उसका उत्पादन करके उसको अच्छे से तैयार करके पैक करके वो दूसरे देशों को बेच देता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार मतलब राष्ट्र का ही बाजार है, राष्ट्र में ही उस चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। तीसरा हो जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में होता है। अब जैसे कि चाइना हो गया और इंडिया हो गया, दोनों अलग अलग देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं। अब जैसे कि हम दिवाली में लाइट्स लेते हैं, चाइनीज लाइट जिसको कहते हैं कि हाँ ये चाइना का माल है, ये चाइना का लाइट है जो आता है जल्दी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है ज़्यादातर कहाँ की होती है? जापान की होती है, चाइना की होती है। चाइना में अर्थात अगर हम जो दिवाली में अलग अलग तरीके की डिजाइन्स होती है जो हमको बहुत जल्दी लुभाती हैं, हमें बहुत आकर्षक लगती है दूर से देखने में, कभी कुछ और चल रही कभी कुछ, तो वो ज़्यादातर कहाँ है? क्या वो इंडिया में इतनी जल्दी बन पाती है? नहीं, वो चाइना का वो छोटा सा माल होता है जो वो उस त्योहार के टाइम में हम चाइना से खरीदते हैं, जो हमारे यहाँ दूसरे देश में आता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे अफगानिस्तान में है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? कच्चा तेल बहुत है, वहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं? यहाँ इंडिया में तो उतना है नहीं, वहाँ का अगर हम नल भी खोलते हैं कुछ जगहों पे वहाँ पे उस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, तेल का ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? कच्चे तेल को निकाल के बाकी के दूसरे देशों में बेचते हैं, उस कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं या पेट्रोलियम को दूसरे देशों को बेचकर उनसे पैसा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा अंत में ये बताइए कि बाजार के कितने वर्गीकरण होते हैं? बाजार के 3 वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए मांस मच्छी या फिर जो सब्जी है दाल है ये किस बाजार के उदाहरण है? कौन सी बाजार? मैम ये क्षेत्रीय बाजार के उदाहरण है। बहुत अच्छे, शाबाश, बैठ जाइए। क्या पढ़ेंगे? बाजार की विशेषताएं की बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है हमारा एक क्षेत्र, दूसरा है एक वस्तु, फिर है क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, स्वतंत्र एवं पूर्ण जानकारी, वस्तु का एक मूल्य, बाजार की पूर्ण जानकारी। तो अब हम पहले देखते हैं एक क्षेत्र। एक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? एक क्षेत्र से यह तात्पर्य है कि अगर हम बाजार कर रहे हैं तो हमारे लिए उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए जिसके लिए हम जिससे हम अपने उस बाजार का लेन देन कर सकें। जैसे कि अगर हम चारबाग में हैं, हमें वहाँ का कुछ भी सामान खरीदना है या हमें अपना टिकट बुक कराना है तो हम कहीं और स्टेशन पे नहीं जाएंगे, कैसे बस स्टेशन में नहीं, हमारे पास चारबाग एक निश्चित स्थान है जो सबको पता है, ठीक है, तो हम वहीं पे रहेंगे, वहीं से उसका सामान खरीदेंगे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक क्षेत्र कहला जाता है, जिससे कि हमारे पास एक निश्चित स्थान है उस सामान को खरीदने और बेचने के लिए। दूसरा हम देखते हैं वो कहलाता है एक वस्तु। एक वस्तु अर्थात हमें जिस भी चीज़ का सामान का लेन देन करना है वो हमारे पास वस्तु तो होनी चाहिए। अगर वस्तु ही नहीं होगी तो हम किस चीज़ का आदान प्रदान करेंगे, किस चीज़ का क्रय विक्रय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर किसी को चावल खरीदना है या फिर अपने उसके अगर हम डेली का ही बात करते हैं, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं हम गाड़ी से ही स्कूल आते हैं, गाड़ी से ही जाते हैं, कहीं भी जाना हो तो
कहीं साइकिल होगी, स्कूटर होगी, सबके पास होगी। तो अगर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ क्या करते हैं, पेट्रोल खरीदते तो हैं। मतलब पेट्रोल क्या है, हमारे लिए वस्तु हो गई है जो हमें चाहिए होती, ज़रूरत होती। तो वो क्या हो गई, एक वस्तु। जैसे एक निश्चित स्थान था, वैसे हमारे पास एक निश्चित वस्तु है जिसका हम खरीदना और बेचना करते हैं। अब देखते हैं क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति। अच्छा, आप सोचिए कि बाजार हम गए हैं ना, वहाँ पे दुकानदार है, ना खरीदने वाला है, ना बेचने वाला है, तो क्या वो बाजार कहलाता है? बाजार नहीं कहलाता है जब तक कि वहाँ पे क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति ना हो। अब आपको अगर चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, और अगर आप दुकान जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर दुकानदार नहीं है, तो क्या आप चॉकलेट खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। जब दुकान ही नहीं होगी उस चीज़ की तो आप कैसे खरीद पाएंगे? उसकी जानकारी आपको नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी बाजार की विशेषता है कि जब तक क्रेता और विक्रेता उपस्थित होंगे तभी तक वो क्या कहलाएगा? बाजार कहलाएगा। अब हम देखते हैं स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम बाजार गए हैं, किसी ने हमको मारपीट कर ही भेजा है, कोई भेजता है या कोई कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा तो तुम कल ये सामान लेकर ही आना, तो मेरे लिए फ्रिज खरीद कर ही लाओगे। तो क्या ये बाजार कहलाता है? नहीं कहलाता, क्योंकि वो किसी का दबाव है, हमारी मर्जी तो कोई उपस्थित नहीं है ना। इसलिए जब तक हम अपना स्वतंत्र तरीके से उसमें उपस्थित होकर नहीं खरीद रहे हैं उन चीज़ों को, तब तक वो क्या कहलाता है? बाजार नहीं कहलाता है। जब तक कि हम अपना उसमें पूर्ण योगदान नहीं दे रहे हैं, अपने स्वतंत्र रूप से उसमें उपस्थित नहीं है। वस्तु का एक मूल्य। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की चॉकलेट है, हम यहाँ गोमती नगर में वही डेरी मिल्क अगर 10 वाली खरीद रहे हैं, तो यहाँ 10 रुपये कहीं और जाएंगे तो वही चॉकलेट आपको कोई 20 रुपए पे दे देगा। जो प्राइस उसमें लिखा है उसी प्राइस में मिलेगी। अगर चावल कहीं पर इसका मिल रहा है 30 रुपए किलो चावल मिल रहा है, तो अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, 10 से 15 किलोमीटर और थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ कुछ और मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबका क्या रहेगा? उनका मूल्य तो एक ही रहेगा। वो क्या कहलाता है? वस्तु का एक मूल्य जो सरकार निर्धारित कर देती है वस्तु का, वो वस्तु हर बाजार में किस उस पे मिलेगी, किस मूल्य में मिलेगी। जैसे हम कहते हैं कि हम होल मार्केट में गए, मतलब जहाँ पे सामान था, जहाँ से जो छोटे छोटे लेनदार होते हैं वो वहाँ से सामान खरीद के लाते हैं, तो उनका वहाँ क्या होता है? वहाँ पे सरकार द्वारा निर्धारित वस्तु का एक मूल्य होता है, एक ही प्राइस होता है। वो क्या कहलाता है? बाजार। वो जहाँ पे वस्तुओं का एक ही मूल्य। छठा है बाजार की पूर्ण जानकारी। अब ये तो है नहीं कि बाजार की पूर्ण जानकारी, अब ये तो है नहीं कि हम कहीं और गए हैं कुछ सामान लेने, अब हमें उस चीज़ का ये नहीं पता है कि हाँ वो सामान उसका टेस्ट कैसा है, वो खाने में कैसा है, या उसका कितना प्राइस है, ये दुकानदार से हम कैसे खरीदना है या बात करना है, ये नहीं पता होगा तो हम कैसे बाजार को करेंगे? बाजार में तो वो नहीं आएंगे। तो क्या कहलाएगा? बाजार की पूर्ण जानकारी। जब तक हमें उस सामान की, उस बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होगी, दुकानदार कैसा दुकानदार है, वो कैसा सामान बेच रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, तब तक वो बाजार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कितनी हो गई बाजार की विशेषताएं? 6 हो गई। ठीक है, यदि कोई वस्तु फैशन में आ जाए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उसका मूल्य कैसा हो जाता है? मैम उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर वो फैशन में है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। हाँ, और अच्छा, बहुत अच्छी। ये बताइए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? कैसे, किस बाजार में आती हैं? मैम वो क्षेत्रीय बाजार में होती है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फल हो गया, सब्जी हो गई हमारी, फूल हो गए हमारे, फल, ये सब, दूध, दही। अब आप लोग ये बताइए वस्तु का क्रय विक्रय डैश में होता है, इसमें क्या आएगा? बाजार में होता है। बाजार में होता है। बाजार में डैश का क्रय विक्रय होता है? वस्तुओं का। शाबाश।
शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं। जी, नष्ट होने वाली वस्तुएं मैम जैसे फल फूल दही दूध। शाबाश। जैसे कि फल, सब्जियां आदि। आदि। यदि कोई वस्तु फैशन में आ जाए तो वस्तु की डैश में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा। तो आप सबको ये समझ में आ गया बाजार के बारे में आज जो भी हमने पढ़ा है? यस मैम। तो आपका गृह कार्य है और आप सब बाजार की विशेषताएं याद करके आएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।